हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको ज्ञात हो चुका होगा कि जो आपका कनिष्ठ सहायक है यूके ट्रिपल एससी का, वो आपका 19 तारीख को होना तय हुआ है। जैसे कि हमने अपने वीडियो में भी आपको बता दिया था कि पूरी तैयारियां हो रखी हैं और आचार संहिता का बहुत ज्यादा प्रभाव इस पर रहेगा नहीं, और ये 19 को ही होगा। कहीं 1-8% गड़बड़ हो गई तो आगे पीछे हो सकता है, ऐसा मैंने वीडियो में कहा था। और आपको पता है कल आपका यूके ट्रिपल एससी ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अपनी नियत तिथि 19 जनवरी को ही ये पेपर 11 बजे से 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड के सभी आपके जो सेंटर बनाए गए हैं उनमें एक ही पाली में आयोजित होगा करके आपका नोटिफिकेशन आ गया है। तो अब आपके लिए बहुत कम समय बचा है। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए जो हमने सीरीज चला रखी है उसका अगला प्रश्न पत्र मैं कंप्यूटर और इकोनॉमी, जो आपके थोड़ा बहुत कठिन हो जाते हैं प्रश्न और थोड़ा बहुत टफ पड़ते हैं, उनको लेकर के लाया हूं। तो इसको आपको मैं सॉल्व करा दे रहा हूं और आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसा लगा है ये आपका पेपर और इसके क्वेश्चन। तो इसमें कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हुए हैं, उनको आपके उनके निर्माताओं के साथ सुमेलित करना है। जैसे MS DOS है, क्योंकि MS लगा है तो MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट है और ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही डिजाइन किया गया है। और ये आपका विंडोज से पहले आया हुआ सिस्टम सॉफ्टवेयर था और माइक्रोसॉफ्ट और IBM ने मिलकर के बनाया था। यूनिक्स आपका बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आधुनिक आपके जो सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, उनमें से एक है। इसे अमेरिका की बेल लैबोरेटरीज द्वारा तैयार किया गया था। एंड्रॉइड जो आपके मोबाइल में बहुतायत से उपयोग किया जा रहा है, एंड्रॉइड जो आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे आपका गूगल ने तैयार किया था। और लिनक्स आपका लिनस टोरवाल्ड्स, जो अमेरिकन आपके एक कंप्यूटर विज्ञानी थे, उन्होंने इसे निर्मित किया था। तो इसमें A का 4, B का 3, C का 1 और D का 2 होगा। 4 3 1 2, 4 3 1 2, इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? 3 कथन दिए गए हैं, कौन से सत्य? बूटिंग में सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान कर उसे प्राथमिक मेमोरी से द्वितीयक मेमोरी में डालता है। बूटिंग कंप्यूटर को स्टार्ट करने के दौरान होने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें आपका सॉफ्टवेयर आपके जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी पहचान करके उसे द्वितीयक मेमोरी से, मतलब जहां चीजें सेव की गई हैं वहां से प्राथमिक मेमोरी, जहां यानी कि वर्किंग होगी, उस तक लाने का काम करता है। ये तो ये उल्टा हो गया है। एक्चुअल में प्राथमिक मेमोरी से द्वितीयक नहीं आता है, बल्कि द्वितीयक से प्राथमिक में जाता है। तो ये कथन गलत हो गया है। द्वितीयक से प्राथमिक में जाएगा बूटिंग में, ये ध्यान रखना हमेशा। बंद कंप्यूटर को ऑन करने पर होने वाली बूटिंग कोल्ड बूटिंग कहलाती है। जब हम पावर ऑन करके पहली कंप्यूटर का स्विच ऑन करके उसे ऑन करते हैं तो उस समय जो बूटिंग होती है उसे हम कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। ये बिल्कुल सही है। और पहले से चालू कंप्यूटर में बिना पावर सप्लाई बंद करे पुनः बूटिंग करना है तो वो वार्म बूटिंग कहलाएगी। पहले से ही कंप्यूटर ऑन है, ठीक है, उससे हम बूटिंग कराना चाहते हैं तो उस बूटिंग को हम आपका कोल्ड बूटिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें पावर ऑलरेडी चल रही है। तो ऐसी बूटिंग को वार्म बूटिंग कहा जाता है। तो दोनों सही है, 2 और 3, तो केवल 2 और 3 सही होंगे। तो इसका सही आंसर C होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी एल्गोरिदम का चित्रीय रूपांतरण क्या कहलाता है? एल्गोरिदम आपको पता है कंप्यूटर में एक ऐसी तकनीक है जो आपके तार्किक तरीके से चीजों को व्यवस्थित करने का काम करती है। तो एल्गोरिदम में आपका चित्रीय रूपांतरण, एल्गोरिदम का जो चित्रीय रूपांतरण है उसे हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। इसमें विभिन्न तरह के आपके क्या बने होते हैं, आपके फ्लो चार्ट बने होते हैं इस तरीके से, जिनके माध्यम से हम क्या पहचान कर पाते हैं कि ये आपका क्या है। इस तरीके से इन चिन्हों से हम शॉर्टकट पता कर पाते हैं कि इससे हम किस चीज को खोल पाएंगे। ये आपका एल्गोरिदम का फ्लो चार्ट होता है, जिसमें विभिन्न तरीके से उनके चित्रीय रूपांतरण किए जाते हैं। तो इसका फ्लो चार्ट होगा। अगला, डाटा रिकॉर्ड करने के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है। जब हम किसी डाटाबेस की बात करते हैं तो वो डाटाबेस विभिन्न तरह के डाटा यानी कि संग्रहों से बना होता है। तो इसमें छोटे से बड़े की तरफ अगर हम जाएं तो डाटाबेस में सबसे छोटी इकाई होती है बिट। कई बिट से मिलकर के आपका एक कैरेक्टर बनता है। बिट से क्या बनता है? कैरेक्टर। जब कई आपके बिट मिलेंगे
तो उससे क्या बनेगा, एक कैरेक्टर, और कई कैरेक्टर मिलेंगे तो उसको बोलेंगे हम फील्ड, और जब कई फील्ड मिल जाएंगे तो उससे बनेगा रिकॉर्ड, और कई रिकॉर्डों की बनती है एक फाइल, और कई फाइलों का बनता है डाटाबेस। डाटाबेस डाटा को संग्रहित करने के क्रम में सबसे बड़ी इकाई है और बिट सबसे छोटी इकाई, और ये बी ही इसका सही क्या है, आपका क्रम भी है कि अगर हम डाटा को संग्रहित करें तो उसमें बिट से लेकर के कहां तक होता है, डाटा बेस तक उसे संग्रहित किया जाता है। प्रकाशीय तंतु फाइबर ऑप्टिकल के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वर्तमान में जो आपका तार आधारित नेटवर्किंग सिस्टम है उसमें आपके जो पहले कोएक्सियल केबल आदि का प्रयोग किया जाता था उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होने के कारण आजकल हमारे यहाँ डाटा स्थानांतरण के लिए नेटवर्किंग में जिस केबल का प्रयोग किया जाता है वो आपका हाई डेफिनेशन आपके केबलें होती हैं जिनमें आपका 4K क्वालिटी के या अल्ट्रा जो हम HD बोलते हैं उसकी क्वालिटी के हम सामग्री को डाल सकते हैं, डॉल्बी डिजिटल साउंड होते हैं, तो उनकी क्वालिटी बहुत उच्च है जो आपके कोएक्सियल केबलों में उतनी आपके अच्छी नहीं आती थी। तो आजकल जो आपके केबलें अपनाई जाती है डाटा के संचरण के लिए उन केबलों में फाइबर ऑप्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा नाम ही है, फाइबर मतलब तंतु और ऑप्टिकल मतलब चमकदार चीज, प्रकाशीय चीज। तो जो फाइबर ऑप्टिकल यानी कि जो इसके तंतु बने होते हैं यानी कि रेशे बने होते हैं वो ग्लास यानी कि कांच, सिलिका और प्लास्टिक के चमकीले कणों से बने होते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, सही तथ्य है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह भी बिल्कुल सही है। प्रकाश का पूर्ण जैसे ये कण है किसी तंतु के, अगर हम इसके एक कोने में प्रकाश डाल दें किसी LED की सहायता से तो ये जगमगाएगा, तो इसकी सहायता से दूसरा भी जगमगाने लगेगा। इसमें होता क्या है कि हम किसी डाटा को जो हमारे पास डिजिटल डाटा है उसे पहले प्रकाशीय आपका ऊर्जा में बदलते हैं और प्रकाशीय ऊर्जा में एक LED के माध्यम से इस तार को दे देते हैं, वो तार प्रकाश से जगमगाकर दूसरी तरफ पहुंच जाता है। फिर यहां हम उसे आपके दूसरी तकनीक के द्वारा पुनः प्रकाशीय आपके ऊर्जा से डिजिटल आपके डाटा में बदल लेते हैं और उस तरीके से इस तार के माध्यम से ऊर्जा का संचरण हो जाता है। तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, यह भी बिल्कुल सही है। इसमें डाटा का स्थानांतरण के लिए टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का प्रयोग किया जाता है। डाटा का जो स्थानांतरण होता है मतलब एक स्थान से दूसरा, उसमें आपका इसमें क्या होता है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स एक्सेसिंग, ठीक है। एक तो CDMA होता है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेसिंग, इसमें टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेसिंग का प्रयोग किया जाता है, TDMA बोलते हैं जिसे। और चौथा है, ये भी सही है, TDMA का ही प्रयोग होता है। अगला, इसमें संचरण में ऊर्जा खपत अत्यधिक बढ़ जाती है, ऊर्जा की खपत ही नहीं होती, बढ़ना तो दूर की बात है, खपत ही नहीं होती, क्योंकि पहले तक तारों में आपका इलेक्ट्रिक आपके एनर्जी के रूप में उन्हें हम कन्वर्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। डिजिटल संकेतों को हमने इलेक्ट्रिक संकेतों में बदलना होता था, अब ऐसा नहीं होता है, यानी कि अब हमें डिजिटल संकेतों को प्रकाश में बदलना होता है, और प्रकाश में पूरे तार में तो प्रकाश चलेगा नहीं, इसके लिए आपका क्या LED के माध्यम से इस कोने को जगमगा दिया, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन से एक से दूसरा जगमगाने लगेगा, दूसरे से तीसरा, इस तरीके से एक छोटे से प्रकाश की किरण इस पूरे तार के अंदर आपका डाटा का संचरण कर देगी। तो ऊर्जा की खपत बहुत ही कम होती है, ना कि ज्यादा होती है। तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत स्वान का पूर्ण रूप क्या है? स्वान का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल ई-गवर्नेंस, राष्ट्रीय स्तर पर जो आपका कंप्यूटर आधारित गवर्नमेंट के कार्यालय हैं उन्हें जोड़ने के लिए, या जो आपके सरकारी सेवाएं हैं उन्हें आपके कंप्यूटर आधारित बनाने के लिए जो नेशनल ई-गवर्नेंस आपका प्लान चल रहा है उसके अंतर्गत स्वान है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्वान आपने देखा होगा, जो NIC के केंद्र होता है या जो DM या कलेक्ट्रेट के कार्यालय में आपने देखा होगा, जो भी आपके क्या है वहां पर जुड़े हुए नेटवर्क हैं उनको क्या लिखा रहता है, उनमें स्वान लिखा रहता है। स्वान का मतलब है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क होगा, स्टेट वाइज नहीं, क्या होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका बी सही आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज आदि बटन किस बार में होते हैं? टास्क बार। आपको पता है जब हम विंडो खोलते हैं आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर एक पट्टी होती है, एक नीचे भी पट्टी होती है। नीचे वाली पट्टी जिसमें आपका स्टार्ट बटन वगैरह होता है उसे बोलते हैं टास्क बार,
और इसमें आपका बैटरी वगैरह सब आपके चिन्ह इसी में आते हैं, या कोई प्रोग्राम है तो चालू प्रोग्राम को यहां दिखाता है विंडो में। जो आपका ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला बार होता है उसको बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। इसमें यहां पर आपने देखा होगा एक मिनिमाइज का चिन्ह बना होता है, एक मैक्सिमाइज का, एक क्लोज का, यानी कि स्क्रीन को छोटा करना है, हटाना है, यहां से मिनिमाइज दबा दो, प्रोग्राम यहां आ जाएगा, आप दूसरा काम कर लो। मैक्सिमाइज करना है, इसको दबा दो, कि आपका क्या करेगा? बड़ा कर देगा स्क्रीन को। एक बटन इसमें मैक्सिमाइज में ये भी होता है, जैसे हमने विंडो के किसी आपके प्रोग्राम को इस बॉक्स में चला रखा है, अब हम इसे पूरे स्क्रीन में लाना चाहते हैं तो मैक्सिमाइज दबाएंगे, पूरे में आ जाएगा। मान लो हमने हाफ में ले जाना है तो इसे दबा देंगे, ये यहां आ जाएगा। उसके अलावा क्लोज का मतलब है चालू प्रोग्राम को बंद करना। जैसे ही क्लोज का बटन दबाएंगे, यहां डायलॉग बॉक्स में क्या आएगा? एक तो आएगा क्या? कैंसिल। एक ओके क्या आएगा? कैंसिल कर दोगे तो आपके द्वारा दी गई कमांड कैंसिल हो जाएगी, ओके कर दोगे तो हट जाएगी विंडो से प्रोग्राम। तो ये टाइटल बार में होते हैं कौन? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज आदि बटन। अगला कौन सा है? अगला है कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है अवास्ट, बहुत फेमस आपका एंटीवायरस है। नॉर्टन, ये भी एंटीवायरस है। कुकीज एंटीवायरस नहीं है। मैकेफी भी एंटीवायरस है जो आपके वर्तमान में बहुत प्रचलित है। कुकीज एक तरीके से आपका कंप्यूटर का एक एल्गोरिदम होता है, जिसमें आपके जो वेब ब्राउजर होते हैं, वेब ब्राउजर में जैसे आप कई बार लॉगिन करते हो, तो लॉगिन करने के दौरान वो वेब ब्राउजर क्या करता है कि आपकी जो डेटा होता है उसे सेव कर लेता है। अगली बार जब उसमें आप लॉगिन करोगे तो वो आपसे आपकी जो सूचना है वो नहीं मांगेगा, ऑटोमेटिक वो चलना शुरू हो जाएगा। तो उस प्रकृति को कुकीज बोला जाता है। तो कुकीज एक प्रणाली है जो आपके सॉफ्टवेयरों के द्वारा पीछे के डाटा को एक तरीके से सेव रखने के लिए प्रयोग में की जाती है, ताकि जो उपयोग करता है उसे बार बार उन चीजों में आपके अनधिकृत रूप से समय गंवाना न पड़े, बल्कि वो सीधे सीधे, जैसे आप फोन में जाते हो तो आपके फोन में जैसे जीमेल है, तो आपके फोन के जीमेल में अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपसे वो ईमेल आईडी वगैरह नहीं मांगता है, क्योंकि वो आपका ऑटोमेटिक उसमें सेव होती है, तो वो चला लेता है उसको। दूसरी जगह करोगे तो फिर वो मांगेगा, आपके कोड से नहीं मांगेगा, क्योंकि वहां पर ये प्रक्रिया चल रही होती है इस वजह से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सोशल नेटवर्किंग साइट शब्द का प्रचलन आरंभ किया था? सोशल नेटवर्किंग साइट आज की डेट में दुनिया की सबसे प्रचलित, देखो दुनिया का तो सबसे बड़ा तीसरा अमीर आदमी है आपका मार्क जुकरबर्ग। मतलब आपको पता है कि आपका जो टेस्ला का मालिक है या आपका अमेजोन का मालिक है, इनके बाद तीसरे नंबर पर दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी है वो मार्क जुकरबर्ग है। वो एक ही वजह से दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना है, वो है फेसबुक। फेसबुक के अलावा उसने जो अन्य आपके क्या ले लिए हैं, आपके नेटवर्किंग साइटें ले ली हैं, उसकी वजह से वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी। तो सोशल नेटवर्किंग साइट है आपकी डेट में दुनिया में संपर्क साधने की सबसे अच्छी आपकी प्रणाली है इंटरनेट की। तो उसमें सोशल नेटवर्किंग साइट का सबसे पहले प्रयोग किया था J.A. बर्निस ने। 1950 में इस व्यक्ति ने सोशल नेटवर्किंग साइट का शब्द का प्रयोग किया था। ये जस्टिन हॉल आपका ब्लॉग जो हम लिखते हैं उसका जन्मदाता माना जाता है। स्टीव चेन और चार्ड हर्ली, ये आपके जो तीन क्या बोलते हैं इसे, यूट्यूब के संस्थापक थे, उनमें से ये दोनों भी हैं। एक व्यक्ति और था इसमें, कुछ असलम नाम से, असलम या कुछ अंसारी, ऐसे एक मोमडन नाम था। तीन लोगों ने मिलकर के यूट्यूब बनाया था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, मतलब जैसे हम इसमें चीजों को कर रहे हैं तो ये ग्राफिक्स है, मतलब हमारा यूजर का इंटरफेस इसके साथ किसकी वजह से हो रहा है। जैसे मैं इसमें काम कर रहा हूं, देखो ये पेन को छू रहा हूं तो पेन के निशान खुल जा रहे हैं और इससे काम हो जा रहा है। ये इरेजर का आइकन बना है तो इससे मैं मिटा पा रहा हूं। तो हमें इसके लिए पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, देख देख के भी काम कर सकते हैं। कंप्यूटर को चलाना एक यूजर के लिए आसान तब हुआ जब GUI आया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिक्स के माध्यम से व्यक्ति उसे संचालित कर पाए। तो GUI ही आपके पर्सनल कंप्यूटर PC को प्रचलित कराने में सबसे महत्वपूर्ण है। GUI से पहले तो आपको कंप्यूटर लैंग्वेज लिखनी होती थी या समझनी होती थी, तो कंप्यूटर प्रोग्राम को आप समझ नहीं पाते थे। इसी ने कंप्यूटर को क्या करा, सबसे ज्यादा आपका पब्लिक करा। तो इसको बनाने वाली पहली कंपनी थी जेरोक्स कॉर्पोरेशन। जेरोक्स कॉर्पोरेशन ने GUI का आपका शुरू करा, ग्राफिकल यूजर
इंटरफेस। एप्पल ने अपने अपने कंप्यूटर में इसे पहली बार दिया था और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने, तो आपको पता है, दुनिया में आपके विंडोज में इसे ला करके दुनिया भर में इसे प्रचलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेरोक्स कॉर्पोरेशन जीयूआई का जन्मदाता है। मुद्रा बाजार के विषय में कौन से कथन सत्य है? ये इकोनॉमी के आ गए। मुद्रा बाजार मतलब जहां पैसों का लेन देन शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, उसे मुद्रा बाजार बोलते हैं। मुद्रा बाजार अल्पकालीन ऋणों का बाजार होता है, बिल्कुल सही है। पूंजी बाजार दीर्घकालीन ऋणों का बाजार। मुद्रा बाजार का नियामक भारतीय रिजर्व बैंक है। मौद्रिक नीति से लेकर के मुद्रा बाजार में साख नियंत्रण का सारा काम, नियामक रेगुलेटरी अथॉरिटी आपका कौन है? मुद्रा बाजार की भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। ये भी सही है। मुद्रा बाजार में 1 वर्ष से अधिक अवधि के ऋण दिए जाते हैं। मुद्रा बाजार अल्पकालीन अवधि का बाजार है। 1 दिन से 1 वर्ष तक के ऋणों का बाजार मुद्रा बाजार कहलाता है। 1 वर्ष से अधिक आपके ऋणों का बाजार, या तो वो क्या होगा, आपका शेयर बाजार होगा या बीमा बाजार होगा, जिन्हें हम पूंजी बाजार के अंतर्गत रखते हैं, वो आपका दीर्घकालीन ऋणों के बाजार होते हैं। उनके नियामक आपका बीमा बाजार का इरडा है, IRDA जिसे बोलते हैं, और उसका सेबी है शेयर बाजार का। तो इसका सही आंसर होगा 1 व 2, केवल 1 व 2 सही है, तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में कौन सा एक बेरोजगारी का दुष्परिणाम नहीं है? बेरोजगारी का दुष्परिणाम, जब बेरोजगारी होगी तो उत्पादन की हानि होगी, बेरोजगारी होगी तो उत्पादन बढ़ेगा नहीं। 10 लोग काम करेंगे तो 10 के बराबर प्रोडक्ट बनेगा, 5 ही करेंगे, 5 नहीं करेंगे तो 5 ही के बराबर बनेगा, तो सही है। पूंजी निर्माण में गिरावट, जब उत्पाद ही नहीं बनेंगे तो पूंजी कैसे बनेगी? तो पूंजी निर्माण में गिरावट भी एक इफेक्ट है। निम्न उत्पादकता, मतलब उत्पादकता कम होगी, ये भी सही है। मुद्रास्फीति में वृद्धि, मुद्रास्फीति में वृद्धि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि आपके उत्पादन, कई बार ऐसा होता है बेरोजगारी बढ़ने के कारण आपका कई बार मुद्रास्फीति आ जाती है, कई बार मुद्रा अविस्फीति आ जाती है। तो ये उसका परिणाम ये नहीं है मूल रूप से। इसके मांग और पूर्ति इसके महत्वपूर्ण कारक होते हैं, तो इसका डी सही आंसर होगा। मुद्रास्फीति के जो आपके कारक होते हैं वो मांग और आपूर्ति होती है मुख्यतः। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्वीकरण का लक्षण नहीं है? वैश्वीकरण, संस्कृतियों का वैश्विक एकीकरण, बिल्कुल ये लक्षण है। जैसे हम आज डीजे चला रहे हैं, तो हमारे देश में डीजे इतना प्रचलित हो गया है, डीजे डिस्को जॉकी हमारा थोड़ी है, तो पश्चिम से आया है। जब वैश्वीकरण हुआ तभी तो संस्कृति आई। आज हमारे देश के कई आपके मंदिर विदेशों में बने हैं, वहां भजन सुने जाते हैं, तो ये संस्कृतियों का एकीकरण हुआ है वैश्वीकरण के कारण। अगर हमारी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था होती तो ना हमारी चीजें वहां जाती, ना हम उनकी चीजें हमारे यहाँ आती। आप इतना फास्ट फूड खा रहे हो, ठीक है, तो आपकी खान पान भी क्या है, संस्कृति का तत्व है। आप चाउमीन, बर्गर, पिज्जा ये सब खाना पसंद करने लग गए हो, तो ये संस्कृतियों का ही तो एकीकरण है। सर्वोत्तम सेवाओं और कार्मिकों का बाधा रहित पहुंच, सेवाओं, सर्विसेज, आज दुनिया की बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज आपको इंडिया में मिल जाएंगी, चाहे कोई भी सर्विस हो। इंटरनेट की सर्विस ले लो, अमेरिका की कंपनियां भी बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज आपको पता है कोरिया, जापान की करा रही हैं। वो किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण। अगर नहीं होती तो कहां से मिलती? वैश्विक प्रतिस्पर्धा में गिरावट नहीं हुई है, बढ़ोतरी हुई है। जैसे ही वैश्वीकरण हुआ तो हर देश ने अपने आप को बेहतर बना करके दुनिया के सामने कम से कम मूल्य में उसे उपलब्ध कराने का प्रयास किया। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ी है वैश्वीकरण के कारण, ना कि घटी है। तो ये इसका सही आंसर होगा। कार्य निष्पादन में मात्रात्मक और गुणात्मक वृद्धि, मतलब जब आपके पास अच्छे कार्मिक होते हैं, अच्छी सेवाएं होती हैं, तो कार्य निष्पादन की गुणवत्ता भी बढ़ती है और कार्य की मात्रा भी बढ़ जाती है, तो ये भी सही होगा। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन, स्वतंत्र भारत की कह रहा है, देखो पहली आय समिति तो 1938 में बनी थी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। स्वतंत्र भारत की 1949 में बनी थी पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। तो ये स्वतंत्र भारत की पहली क्या है? आय समिति है। अगला है, हरित सकल घरेलू उत्पाद, ग्रीन जीडीपी के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य है? इसकी शुरुआत 1995 में, ग्रीन जीएनपी की शुरुआत वर्ल्ड बैंक ने की थी, बिल्कुल सही है, 1995 में। हरित जीडीपी में उन उत्पादों की गणना की जाती है जिन्हें पर्यावरण का संरक्षण करते हुए प्राप्त किया गया। मतलब हरित जीएनपी का मतलब ही यही है, हमने जो भी आपका जीडीपी यानी कि उत्पाद बनाए हैं उन्हें पर्यावरण को संरक्षित करते हुए बनाया, वही आपका हरित जीएनपी कहलाएगी, जीडीपी कहलाएगा। 2003 में इसे संयुक्त राष्ट्र
विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया गया। नहीं, यूएनडीपी नहीं करता है इसे, वर्ल्ड बैंक ही जारी करता है। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में शामिल नहीं है ग्रीन जीएनपी। तो इसका आंसर केवल 1 और 2 सही है होगा, केवल 1 और 2 सही है, यानी कि ये वाला इसका सही आंसर, तीसरा सही नहीं है। कथन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने समाजवादी नियोजन अपनाया या सामाजिक नियोजन अपनाया। बिल्कुल सही है, भारत का जो आपका आर्थिक नियोजन है वो समाजवादी नियोजन है, ये सही है। भारत आरंभ से ही पूंजीवाद तथा साम्यवाद में से किसी एक की तरफ पूर्णतः झुकना नहीं चाहता था। जब हम आजाद हुए तो दुनिया 2 ध्रुवों में बटी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर 2 शक्तियों का उदय हुआ था, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ रूप और यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। और दोनों की प्रतिस्पर्धा ये थी कि दुनिया में जो आपका रूस और उसके अन्य देश थे उसके साथ, वो चाहते थे कि दुनिया में साम्यवाद हो और उसके आधार पर दुनिया चले, तो वो अपना वर्चस्व कायम करना चाह रहे थे। दूसरी ओर आपका अमेरिका और उसके साथ पश्चिमी देश थे यूरोप आदि के, तो वो चाहते थे कि दुनिया में पूंजीवाद हो और पूंजीवादी तरीके से दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं चले। तो इन दोनों के बीच जो आपके मतभेद थे और प्रतिस्पर्धा थी उसे हम कोल्ड वॉर या शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तो उसी शीत युद्ध के दौरान भारत ना तो पूर्णतः अपने आप को पूंजीवादी बनाना चाहता था और ना ही पूर्णतः भारत अपने आप को साम्यवाद की तरह ले जाना चाहता था। तो इनका मिला जुला मिश्रण, यानी कि पूंजीपतियों को भी स्थान दिया जाए और जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उनमें सरकार का नियंत्रण करके लोगों तक आपका संसाधनों का वितरण न्यायपूर्ण तरीके से किया जाए, इसलिए भारत ने समाजवादी नियोजन अपनाया। तो भारत किसी भी तरफ नहीं झुकना चाहता था, ना साम्यवाद की तरफ ना, और वैसे भी खुले तौर पर भी भारत किसी की तरफ झुका नहीं। इन्होंने तो नाम बनाया नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, जो किसी भी तरफ नहीं था, ना पूंजीवाद की तरफ ना साम्यवाद। हमने इनके बीच में सामाजिक नियोजन अपनाया, उसकी वजह ये थी। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति मापन के लिए थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग किस वर्ष से किया जा रहा है? भारत में अभी भी हमारे यहाँ मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई की दर मापने के लिए आपका थोक मूल्य सूचकांक ही अपनाया जाता है। ये 1939 से शुरू हो गया था, WPI बोलते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसमें क्या करते हैं, जो हमारे देश में महत्वपूर्ण रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उनके मूल्यों का, थोक मूल्यों का एवरेज लेते हैं। ये 697 वस्तुएं इसमें सम्मिलित हैं, 697 वस्तुएं इसमें सम्मिलित हैं और इनका एवरेज प्राइस लेते हैं और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि पहले की अपेक्षा महंगाई घटी या बढ़ी तो मुद्रास्फीति कितनी % बढ़ी, तो उसे हम महंगाई की दर के रूप में या मुद्रास्फीति की दर के रूप में आपके व्यक्त करेंगे। इसका आधार वर्ष 2011-12 है, WPI का आधार वर्ष है 2011-12, यानी कि 2011-12 के मुकाबले अभी महंगाई कितनी बढ़ी है, इस बेस ईयर ये लिया जाएगा। जैसे उस समय 697 चीजों का मूल्य 1000 रुपया रहा होगा औसतन टोटल, अब ये बढ़कर के मान लो 1050 हो गया, तो इसका मतलब महंगाई दर यानी कि मुद्रास्फीति हो गई 50 का डिफरेंस है दोनों में, आधार वर्ष का लोगे 1000 गुणा 100 से इसे काट दो 0 से, यानी कि महंगाई दर या मुद्रास्फीति 5% हो गई। इस तरीके से हमारे देश में इस थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग 1939 से किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपने स्थापना वर्ष से सुमेलित नहीं है? कुछ बैंकों के नाम दिए हैं, उनके स्थापना वर्ष भी दिए हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आपको पता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपका पोस्ट ऑफिस का नाम हो गया, क्योंकि अब पोस्टल सेवाएं तो चलती नहीं है, इसीलिए उसे बैंक बना दिया है। 2018 में दिल्ली के तालकटोरा से आपका इसकी शुरुआत कर दी गई थी। महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक 2013 में स्थापित हुआ था, बिल्कुल सही है। भारतीय आपके महिला बैंक को अब SBI के साथ मर्ज कर दिया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक आपका नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना हुई थी 1988 में, ये गलत है, ये गलत है। इंपीरियल बैंक जो 1955 में स्टेट बैंक बना, 1921 में ये बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर के इंपीरियल बैंक बनाया गया था, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर सी होगा, राष्ट्रीय आवास बैंक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से GST लागू करने वाला देश कौन था? पहला देश
जीएसटी सबसे पहले लागू हुआ था फ्रांस में, सबसे पहले जीएसटी को लागू करा था फ्रांस ने। लेकिन जीएसटी की सबसे बेहतरीन आपकी जो व्यवस्था है वो न्यूजीलैंड में चल रही है। देश तो पहला यही है, यही ध्यान रखोगे। अगर पूछे कि दुनिया में जीएसटी का सबसे बढ़िया क्रियान्वयन, इंप्लीमेंटेशन कहां हुआ है, तो आप लिखोगे न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। तो इसमें दिया हुआ है 4 कथन। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिशों पर दिया जाता है। बिल्कुल सही है, लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिशों पर ही 1965 में भारत में मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस शुरू हुआ था। दूसरा, एमएसपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा वर्ष में 2 बार दिया जाता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यही देता है एमएसपी, वर्ष में 2 बार घोषणा करता है, एक रबी सीजन के लिए, एक खरीफ की सीजन के लिए। ये भी सही है। तीसरा, एमएसपी में कुल 23 जिन्स हैं, मतलब 23 कमोडिटीज, मतलब 23 ऐसी आपके कृषि उत्पाद को ही हम जिन्स या कमोडिटीज बोलते हैं। तो टोटल आपके 23 जिन्स हैं, ये भी सही है। एमएसपी में खरीफ की फसलें अधिक सम्मिलित है, नहीं, ये गलत है, खरीफ की ज्यादा नहीं है। देखो 23 में से 14 फसलें हैं रबी की, 7 फसलें हैं खरीफ की, आधी है जस्ट, और 2 फसलें हैं वार्षिक चक्र वाली, मतलब जो रबी और खरीफ से संबंध नहीं है, वार्षिक चक्र में है ये। तो कुल मिलाकर के टोटल 23 है, जिसमें से 14 रबी की हैं, खरीफ से ज्यादा रबी की है। तो ये हमारा इकोनॉमी और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह था। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।